यस सर। आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस सर। चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. In our last lecture, we were discussing about the magnetic field at a point P, which is placed r distance from the center of a current carrying loop. है ना, हमारा कंप्लीट हो नहीं पाया था. आज हम शुरू से देखेंगे वापस से और कंप्लीट करेंगे. हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, एक वायर है, उस वायर को सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया है, जिसके अंदर से करंट जो है वो आई फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है. इस वायर के अंदर आई करंट जो है वो फ्लो हो रही है. होलो रिंग है ये, होलो. यहाँ पे खोखली है, बिल्कुल खोखली, इधर अंदर बाहर सब जगह से बिल्कुल खोखली है. एक पतला वायर है, उस वायर को हमने सर्कल बना करके एक रिंग बना दिया. इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल. हमें क्या निकालनी है कि इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ड्यू टू दिस करंट आई विच इज फ्लोइंग इन द सर्कुलर रिंग. और इस रिंग की जो रेडियस है वो है हमारे पास कैपिटल आर. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस गिवन रिंग. चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे. सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि यहाँ पे जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. तो देखिए, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. जब भी हमें करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है, हम क्या करते हैं, हम थंब को रखते हैं किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. थंब को किस में रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो देखिए सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग में हमने करंट की डायरेक्शन में क्या रखा, थंब को रखा. ठीक है, फील करना. ये एक सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग में करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रही है. यहाँ पे हमने क्या रखा, थंब रखा. अब थंब रखेंगे तो जो हमारी राइट हैंड साइड की जो फिंगर्स है, राइट हैंड की जो फिंगर्स है, वो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में हमारी कर्व होगी, क्या उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी. फील करना एक बार. यहां से देखिए, ऐसे देखिए, ये सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है. करंट की डायरेक्शन में हमने क्या रखा, थंब को रखा. तो क्या हमारी जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी. क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी परपेंडिकुलर टू द करंट इस तरह से शो होगी. एग्री कर पा रहे हो आप? फिर से फील करो. सर्कुलर रिंग है, करंट जो है वो इस तरह से फ्लो हो रही है, थंब की डायरेक्शन में. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हमारी इस तरह से जा रही है. मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरह से जाएगी इस पॉइंट के परपेंडिकुलर. जब हम उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी. एग्री कर पा रहे हैं? यस सर. चलिए, तो हमारे पास क्या आ गई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई है. माना सपोज किया कि यहां से इस पॉइंट से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो दे रखी है हमें R1, कैपिटल R1. और यहीं से सेम नीचे वाले पॉइंट से अगर हम ले तो ये भी दे रखी है हमें R1. दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि सेंटर से हम एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट ले रहे हैं. ठीक है, यहां पे हमने एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन पार्ट लिया डीएल, एक स्मॉल कटआउट लिया डीएल लेंथ का. इस डीएल लेंथ के कारण हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, डीबी मैग्नेटिक फील्ड होगी, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वन. इस R1 के परपेंडिकुलर होगी. तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर होगी. देखो, यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रही है, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है हमारी, और इसी के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड. ये सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग से करंट ऐसे जा रही है, सर्कुलर रिंग से करंट की डायरेक्शन ये है, सर्कुलर रिंग करंट ऐसे जा रही है. इसी के परपेंडिकुलर क्या होगी, हमारी पॉइंट की वैल्यू होगी. भाई ये सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग से एक्स डिस्टेंस पे हमारे ये पी पॉइंट है, तो इसी वाली क्या हो गई, एक्सिस. ये वाली एक्सिस क्या हो जाएगी हमारी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी. सर्कल से एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे ये हो जाएगा R1. कौन बन रहा है, कौन, सर्कुलर रिंग. ये कौन बन रहा है, ये हो जाएगा हमारा R1. दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. ये क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा करंट के. करंट ऐसे जा रही है और हमारा वेक्टर ऐसे जा रहा है. दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर बना रहे हैं. ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी R1 के परपेंडिकुलर है. मतलब ये तीनों की तीनों आपस में परपेंडिकुलर है. करंट की डायरेक्शन R1 एंड DB तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है. ठीक है,
सेम चीज अगर हम इस वाले R1 से ले नीचे वाले से, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी? करंट हमारी इधर जा रही है, करंट हमारी ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहां से देखें, ये हो गई हमारी सर्कुलर रिंग, यहाँ पे थंब को रखा, थंब को रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो हमारी इस तरह से परपेंडिकुलर जा रही थी। यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू दिस R1। देखिए ये डीबी मैग्नेटिक फील्ड इस वाली करंट के कारण है जो कि इस R1 के परपेंडिकुलर है। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो है वो इस R1 के कारण, इस करंट के कारण आ रही है, और जो कि इस R1 के परपेंडिकुलर है। एक परपेंडिकुलर हो गई हमारी डीबी मैग्नेटिक फील्ड ये वाली, जो कि R1 के परपेंडिकुलर है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस I1 करंट। ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारी इस R1 के परपेंडिकुलर है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस करंट सेगमेंट। डायग्राम क्लियर है सबको? बढ़े आगे? 3D में ये डायग्राम 3D में। चलिए यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। मान लिया कि ये एंगल जो है वो हमारा बन रहा है थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा हमारा? थीटा होगा। ये भी कितना होगा? थीटा होगा। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। भाई इस डीएल सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है? डीबी आ रही है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम केवल और केवल बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। तो क्या इस डीबी का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा? अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। एग्री कर पा रहे हो आप? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चलिए मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है। अब यहां पे देखिए ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा जो है, ये साइन थीटा किस किस के एंगल होता है हमारा? किस किस के बीच का होता है साइन थीटा? करंट और हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में होता है। तो क्या यहाँ पे करंट के साथ में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है? करंट की डायरेक्शन हमारी इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। करंट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। क्या दोनों की दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? वैसे देखा जाए तो ये तीनों की तीनों चीजें आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तीनों की तीनों चीजें क्या है आपस में? परपेंडिकुलर है। करंट की डायरेक्शन, R1 वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहां पे हमारा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1। तो यहां पे हमारा dB का मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। एग्री कर पा रहे हो? यही होगा मैग्नीट्यूड इस dB का, ड्यू टू दिस आई करंट डीएल सेगमेंट के कारण। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन की। इस डायग्राम से देखिए ये एंगल आपका कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। ये एंगल भी कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। और ये टोटल एंगल जो है, ये जो टोटल एंगल है ये कितना बन रहा है हमारा? 90 डिग्री बन रहा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा? क्या ये 90 माइनस 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा? भाई ये थीटा है, ये भी थीटा है, और ये जो टोटल पूरा है वो 90 है। तो क्या ये 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा? एग्री कर पा रहे हैं आप? यस सर। अब देखना एक और बार ध्यान से देखना, ये वाला टोटल हमारा बन रहा है कितना? 90 डिग्री। ये वाला टोटल कितना बन रहा है हमारा? 90 डिग्री। तो क्या ये वाला एंगल हमारा थीटा के इक्वल हो जाएगा? थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा हमारा? 90 डिग्री। तो क्या हमारा ये वाला जो एंगल बनेगा ये थीटा के इक्वल होगा? अल्टीमेटली यही हमें निकालना है। उसी तरीके से ये वाला जो एंगल है ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा? थीटा हो जाएगा। ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा बाय द ज्योमेट्री ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। अब देखिए अगर ये एंगल थीटा आ रहा है हमारा, अगर ये एंगल थीटा आ रहा है हमारा, ये हमारी डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या ये वाला कंपोनेंट हमारा डीबी कोस थीटा हो जाएगा?
क्या अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये हमारा डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या ये वाला कंपोनेंट भी हमारा डीबी कॉस थीटा हो जाएगा? क्योंकि एंगल थीटा इसके साथ ही तो बन रहा है हमारा, इस एक्सिस के साथ ही तो एंगल थीटा बन रहा है हमारा, बन रहा है। अगर ये हमारा डीबी कॉस थीटा हो जाएगा तो इसी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या ये हमारा डीबी साइन थीटा हो जाएगा इस वाले वेक्टर के लिए, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए। उसी तरीके से अगर ये वाला हमारा डीबी वेक्टर है, ये हमारा थीटा का कंपोनेंट है, ये डीबी कॉस थीटा है, तो इसी के परपेंडिकुलर डीबी साइन थीटा हो जाएगा हमारा, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट का परपेंडिकुलर वेक्टर। भाई देखिए डीबी यहां पे जा रहा है, ये हमारी बेस हो गया, एंगल थीटा इसके साथ में बन रहा है, तो जिस बेस के साथ में एंगल थीटा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? डीबी कॉस थीटा। उसी के परपेंडिकुलर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? साइन थीटा का कंपोनेंट। उसी तरीके से अगर ऊपर देखें तो ये वाला हो गया हमारा वेक्टर, इस वेक्टर के साथ में एंगल थीटा किसके साथ बन रहा है? बेस के साथ में, तो ये हो गया हमारा कॉस का कंपोनेंट। इसी के परपेंडिकुलर जो होगा हमारा कंपोनेंट वो हो जाएगा साइन थीटा का कंपोनेंट। अब यहां से क्या ये डीबी कॉस थीटा का कंपोनेंट इस डीबी कॉस थीटा के कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा? क्यों कर देगा? क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या cos थीटा के कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? एग्री कर पा रहे हैं आप? यस सर। तो क्या हमारे पास केवल और केवल साइन थीटा का कंपोनेंट बचेगा? तो अगर इस डीएल लेंथ के कारण आई करंट जो फ्लो हो रही है उसके कारण हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो केवल और केवल डीबी साइन थीटा बच रहा है। ऊपर वाले के कारण भी डीबी साइन थीटा बच रहा है, नीचे वाले पार्ट के कारण भी डीबी साइन थीटा बन रहा है। तो क्या हम इस डीएल लेंथ को पूरे सर्कल के लिए अगर इंटीग्रेट कर दें, पूरे सर्कल के लिए अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आ जाएगा? इस डीएल लेंथ के छोटे से सेगमेंट के कारण हमारे पास डीबी साइन थीटा आ रहा है, तो अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें इस डीबी साइन थीटा को, भाई डीएल लेंथ के कारण कितना आ रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट? डीबी साइन थीटा आ रहा है। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो क्या हमारे पास टोटल बी नेट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आ जाएगा? एग्री कर पा रहे हैं? बड़े आगे यहां तक में किसी को कोई डाउट? यस सर। अब देखो यहां पे साइन थीटा को समझना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे तो वहां पे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आया था। ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल बिटवीन डीएल मींस टू से जिसमें करंट फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वहां पे एंगल हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा था, तो थीटा इज इक्वल टू 90 पुट कर दिया। लेकिन यहां पे ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा हमारा आइडियल साइन थीटा वाला साइन थीटा नहीं है, ये साइन थीटा हमारा इस ज्योमेट्री का साइन थीटा है। यहां पे जो हमारा ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहां पे जो थीटा है वो थीटा के कारण यहां पे साइन थीटा आया, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट के कारण, साइन थीटा कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है उसके कारण यहां पे हमारा साइन थीटा आया है। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा दोनों अलग अलग चीज है। ये मैग्नीट्यूड के अंदर साइन थीटा आ रहा है जो कि हमने किससे निकाला था? बायो-सावर्ट लॉ से। और यहां पे जो डीबी साइन थीटा आ रहा है ये हमारा ज्योमेट्री के कारण आ रहा है कि भाई cos थीटा का कंपोनेंट cos थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा का कंपोनेंट बचेगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का यहां पे जो कंपोनेंट है वो डीबी साइन थीटा, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो अब हमें सिंपली क्या करना है? इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो हमें सबसे पहले वैल्यू पुट करनी होगी डीबी की। डीबी की वैल्यू मतलब हमारे पास आई थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। पुट करेंगे वैल्यू, तो बी नेट की वैल्यू आएगी हमारे पास डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो गई डीबी की वैल्यू। साथ में हमारे पास क्या है? साइन थीटा है। अब ये वाला साइन थीटा कौन सा वाला साइन थीटा है? ज्योमेट्री वाला साइन थीटा है। तो अब आप मुझे इस ज्योमेट्री से इस साइन थीटा की वैल्यू निकाल के बताइए। एक बार यहां पे डायग्राम बना देता हूं, कौन सी ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं। ये है एंगल थीटा, ये है वैल्यू आर, ये है वैल्यू एक्स और ये है वैल्यू स्मॉल आर। यहां से मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकाल के बताइए। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बताइए? बड़ा आर बाई छोटा आर। बड़ा आर बाई छोटा आर। कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। वाई? बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? आर। हाइपोटेनियस कितनी है हमारी? आर। तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज द
वैल्यू ऑफ साइन थीटा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? यहां पे जो पहले वाला साइन थीटा था वो हमारा करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के कारण जो थीटा एंगल बन रहा था वो था। अब यहां पे ये जो इंटीग्रेशन में साइन थीटा आ रहा है ये हमारा ज्योमेट्री के कारण जो साइन थीटा आ रहा है वो वाला साइन थीटा आ रहा है। तो यहां पे हम साइन थीटा इज इक्वल टू पुट करेंगे आर बाई आर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी नेट इज इक्वल टू, यहां पे साइन थीटा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा इज इक्वल टू आया हमारे पास कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें जो है वो कांस्टेंट है। म्यू नॉट परमिएबिलिटी कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 4 पाई कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। करंट की वैल्यू पूरे लूप के अंदर करंट की वैल्यू सेम है, टाइम के साथ में करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है या लेंथ के साथ में करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो I इज आल्सो कांस्टेंट। डीएल हमारा चेंज हो रहा है, सेगमेंट चेंज इन लेंथ ही तो बता रहा है हमारा, एक स्मॉल पार्ट ये वाला हमारा इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। साथ में आ रहा है हमारा कैपिटल आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग, ये भी हमारा कांस्टेंट है। और नीचे आ रहा है हमारा स्मॉल आर क्यूब, ये भी हमारा क्या है, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। देखिए किसी भी सेगमेंट के साथ में अगर हम आर की वैल्यू ले तो वो कांस्टेंट है। कैसे भाई, यहां पे अगर हमारी R1 है तो इस सेगमेंट के कारण जो लेंथ होगी वो भी सेम होगी, इस वाले सेगमेंट के कारण जो लेंथ होगी वो भी सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि ये हो गया हमारा सर्कुलर पार्ट, ये हो गया हमारा एक्स डिस्टेंस पे आर पॉइंट, ये वाला हो गया आर, ये हो गया आर, ये भी हो गया आर, ये भी हो गया आर। क्या हमारा कौन बन रहा है? कौन। और कौन के अंदर बेस से सारे पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो सेम होती है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी हमारी क्या है, सेम है, सेम रहेगी। टाइम के साथ में, लेंथ के साथ में, पोजीशन के साथ में, एंगल के साथ में चेंज नहीं हो रही है। तो आर भी क्या है हमारा, कांस्टेंट है, वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, केवल और केवल लाइन सेगमेंट डीएल, जिसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब एक बात बताइए, अगर किसी सर्कुलर रिंग में एक छोटे से पार्ट का डीएल लेंथ का कंप्लीट सर्कुलर रिंग के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? इन छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम ऐड करें, लेंथ के छोटे छोटे सेगमेंट्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आएगी बताइए? 2 पाई आर। वेरी गुड, 2 पाई आर। कैपिटल आर आएगा या स्मॉल आर आएगा? कैपिटल आर आएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग क्या है हमारी, कैपिटल आर है। तो यहां पे वैल्यू को पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को, तो हमारे पास वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब। इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट, वैल्यू आई है हमारे पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और यहां से बचेगा 2, 4 से 2 को कैंसिल करेंगे तो 2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर क्यूब। क्लियर है सबको? इंटीग्रेशन समझ में आया? कैसे वैल्यू आई समझ में आया सबको? बढ़े आगे, बढ़े आगे। यस सर। चलिए अब देखिए यहां पे हमें जो आर की वैल्यू है उसे चेंज करना होगा। किसकी टर्म्स में? एक्स और आर, कैपिटल आर के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि देखिए हमें एग्जाम में जो पॉइंट पी दे रखा होगा उसकी डिस्टेंस जो गिवन होगी वो एक्स वैल्यू की गिवन होगी। भाई सेंटर से 10 सेंटीमीटर, सेंटर से 2 मीटर, सेंटर से 5 मीटर, तो हमें इस एक्स की वैल्यू गिवन होगी, इस आर की वैल्यू गिवन नहीं होगी। जो आर की वैल्यू है वो गिवन नहीं होगी, हमें केवल और केवल या तो रेडियस दे देगा कि इफ अ सर्कुलर लूप ऑफ 10 सेंटीमीटर is given and current I is flowing and the point P is x distance 20 centimeter placed from the center of the circular ring, then find the magnetic field due to this configuration। तो हमें क्या गिवन होगा? इस कैपिटल आर और इस स्मॉल एक्स की वैल्यू गिवन होगी, स्मॉल आर की वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो हमें यहाँ पे समहाउ कुछ ऐसी कैलकुलेशन करनी होगी कि ये जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू हम चेंज कर सके इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर एंड एक्स। तो देखिए ज्योमेट्री हमारी किस तरह से बन रही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ये कैपिटल आर है, ये एक्स है और ये स्मॉल आर है। अब मुझे यहां पे आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर एंड एक्स की टर्म्स में निकाल के बताइए कितनी होगी, कितनी होगी? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल अंडर रूट, यही होगी। तो क्या हम यहाँ पे r की जगह r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हैं? बी नेट की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2, r की वैल्यू है हमारी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका होल क्यूब दे रखा है हमें, होल क्यूब दे रखा है। तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एग्री कर पा रहे सब? एग्री कर पा रहे? हमने क्या किया, बस x की वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल r की वैल्यू पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R एंड x, क्योंकि वही दोनों क्वांटिटीज जो वो हमें एग्जाम में गिवन होगी। क्लियर है? तो ये था हमारा छोटा सा डेरिवेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P which is placed x distance from the center of circular ring। किसी को कोई डाउट?